गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो बेटा? तो विद्या शक्ति के इस सेशन में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, ठीक है? तो बेटा, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंध, है ना? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की थी। याद है आप सबको? तो आप उसको ज़रा रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज के सुविचार से ही आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आप जो चित्र देख रहे हो वो किसका चित्र देख रहे हो बेटा? बताइए आप मुझे, ये कौन है? आप इनको पहचानते हैं क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, है ना? तो ये कौन थे? ये एक महान वैज्ञानिक तथा हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना? इनके विचार बहुत ही उच्च थे। ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो बेटा, हम सभी जो है सपने देखते हैं। आप सभी सपने देखते हो? बताइए मुझे, क्या क्या सपने देखते हो आप लोग? हाँ, बहुत महान बनने के सपने देखते हो, आकाश में उड़ने के सपने देखते हो, और ऐसी चीजों को देखते हो जो आप पाना चाहते हो जिंदगी में, है ना? तो ये जो वाक्य, इनके जो महान वाक्य है, ये हमें क्या समझाते हैं कि सपने केवल रात में सोते समय देखे जाने वाले विचार नहीं है, बल्कि क्या है? वे हमारी गहरी इच्छाएं, हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती है ना, और लक्ष्य है, उन्हें हमें जो है दिन रात जो प्रेरित करते रहते हैं, जो हमें इंस्पायर करते रहते हैं। और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, हमारे मन में जो उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए, हमें दिन रात उसके प्रति, उसके लिए, उन उद्देश्यों के लिए, उन कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, है ना? तो ऐसे सपने हमें सोने नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं? हमें जगाते हैं कि जागो भाई, तुमने जो सपने देखे हैं उसके लिए कार्य करो, उसके लिए परिश्रम करो। और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए वे क्या करते हैं? प्रेरित करते जाते हैं। तो बेटा, हमेशा ऐसे सपने देखिए जो आपको आपकी जीवन में आगे बढ़ाए, ठीक है? और उसके प्रति आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे? दिन रात मेहनत कर लीजिए, और आपको उसका, आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। ओके, चलिए, तो इसी सुविचार से आप सभी होशियार हो गए, सभी एकदम से फ्रेश होकर आए हैं बेटा। तो चलिए, हम क्या करने वाले हैं? तो हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार ऐसे रिवाइज कर ले हम लोग। तो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे फसल क्या होती है, फसल के प्रकार कितने होते हैं, है ना? हमारे भारत में ऋतु के आधार पर कितने प्रकार के फसल होते हैं, कौन कौन से फसल होते हैं बेटा? कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन कौन सी फसलें? हाँ, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, है ना? ये कौन कौन से ऋतुओं में उगाई जाती है ये हमने पढ़ा। कौन कौन से महीनों में इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है और उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम लोग जब फसल उगाते हैं तो उसमें क्या क्या मुख्य पद्धतियां होती हैं। ओके, कृषि करते समय कौन कौन सी मुख्य पद्धतियां जो है आती है, ये सबको याद है? सबने पढ़ा है? तो देखें हम लोग, क्या था फर्स्ट स्टेप, कौन सा था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मिट्टी को तैयार करना या सॉइल प्रिपरेशन, है ना? दूसरी बात क्या बोली थी हमने? मिट्टी तैयार करने की सारी विधियां आपको बताई थी हमने। ओके, सेकेंड वन है बुआई या सोइंग, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि आप किस प्रकार के, जो किसान होते हैं वो किस प्रकार के सीड्स का, किस प्रकार के बीजों का चयन करते हैं और बुआई करते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले सीड्स होने चाहिए, उनकी जो क्या बोलते हैं वो स्वस्थ बीज होने चाहिए, है ना? तो बुआई की बात हमने की थी। फिर हमने खाद एवं उर्वरक के बारे में बोला था बेटा। खाद और उर्वरक के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, जो भूमि को पोषक तत्व जो है प्रदान करती है, जिससे कि पौधे क्या करते हैं, फसलें क्या करते हैं, भूमि से आराम से खाद और उर्वरक का अवशोषण करते हैं।
और चौथी बात, हमने चौथा स्टेप कौन सा था, सिंचाई के बारे में, है ना। तो सिंचाई यानी कि इरिगेशन, जो पौधों को या फसलों को पानी देने का जो सिस्टम होता है उसी को हम इरिगेशन या सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई के बारे में भी आज हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगला है खरपतवार से सुरक्षा। तो बेटा खरपतवार क्या होते हैं ये आपको बताया था मैंने, वीड क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे जो फसल के बीच में या क्रॉप्स के बीच में, उन्हीं को हम वीड्स या खरपतवार कहते हैं। तो उनसे जो है हमारे फसलों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है ये भी आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो मेन क्रॉप्स होते हैं, जो मुख्य फसल होती है, उनकी पोषक तत्वों को ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ये खींच लेते हैं, अवशोषित कर देते हैं। और जो हमारी मुख्य फसल होती है वो नष्ट होने लग पड़ती है, उनको पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है ना। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी कटाई या हार्वेस्टिंग की। जब खेत फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग करते हैं उसका। और कटाई की हुई जो अन्न होते हैं, यानी कि जो हमें उसमें से उत्पाद मिलता है, ये जो प्रोडक्शन होता है, उसका सही भंडारण करना भी जरूरी होता है या स्टोरेज करना भी जरूरी होता है। तो ये सातों स्टेप्स आप सबको याद है ना, सबने अच्छी तरह से पढ़ रखा है बेटा। ओके, चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग। अब हम आपको थोड़े से कृषि यंत्रों के बारे में, आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में दिखाएंगे। और मुझे आप बताइएगा कि ये जो कृषि यंत्र है ये किस किस प्रयोग में आता है। ओके, तो हम देखने वाले हैं कुछ आधुनिक कृषि उपकरणों को। देखें हम लोग, चलिए आपको दिखाते हैं और साथ साथ में हम समझते भी हैं इनका उपयोग या इनका प्रयोग क्या क्या है। चलिए बेटा, यहाँ पर आप एक चित्र को देख रहे हो, ये एक उपकरण है, देखा आपने। ये किस चीज का उपकरण है, ये कृषि उपकरण है, आधुनिक कृषि उपकरण है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कृषि में, बताइए आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर का कार्य क्या होता है, खेती करने का एक अहम साधन होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, है ना, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को पता है ये ट्रैक्टर है। और ये खेती करने का एक अहम साधन है जो कृषि कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। और एक और बार देखिए, ट्रैक्टर का चित्र देख लिया आपने, तो विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर्स होते हैं। ओके, आपने कई शेप्स के, कई बड़े बड़े, छोटे छोटे, सभी प्रकार के ट्रैक्टर्स देखे होंगे। तो ये क्या कार्य करते हैं बताया मैंने आपको, खेती करने का अहम साधन है जो कृषि कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, इस चित्र को देखिए, देखा आपने। यस, किसी ने पहचाना इस चित्र को, किसी ने पहचाना इस उपकरण को, इस व्हीकल को पहचाना किसी ने, किया तो बताइए। जी हाँ, इसे हम रोटोवेटर कहते हैं, ठीक है। तो खेत में जुताई करने के लिए ये सब आधुनिक उपकरणें हैं, ठीक है। तो खेत में जुताई करने के लिए उपयोग होने वाला एक आधुनिक उपकरण है जो कम समय में अधिक कार्य करते हैं। जिन किसानों के पास बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़ी बड़ी फसलें जिनके पास होती है, तो ये सब जो है वो पुराने तरीके से वो नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो जुताई करने में बहुत ही कम समय में अधिक कार्य करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, ये जो मशीन है ये क्या कर रही है, देखिए बेटा, आप सभी चित्र को पहचानिए, अच्छी तरह से चित्र को ऑब्जर्व कीजिए। और आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, बताइए क्या हो रहा है वहां पर। एक मिनट। ओके, तो हमने दूसरा चित्र देख लिया था। तीसरे चित्र को हम लोग देख रहे थे, ये देखिए, ये रहा। तो ये जो है ये थ्रेशर है, क्या है ये, थ्रेशर है। जो तीसरे चित्र में आपने देखा वो थ्रेशर है। तो फसल की कटाई के बाद दाने और भूसे को अलग करने वाला आधुनिक उपकरण है। ओके, तो जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसमें भूसा होता है। तो पहले क्या करते थे लोग, उसको बहुत सारे मजदूरों को या बहुत सारे किसान मिलकर उसको ऐसे क्या करते थे, पीट पीट के उसमें से भूसे और अनाज को जो है अलग करते थे। लेकिन ऐसे मशीन्स आने से क्या हुआ, ऐसे आधुनिक उपकरण आने से क्या हुआ बेटा, फसल की कटाई के बाद दाने और भूसे को अलग करने में बहुत ही आसानी हो गई। कम समय में ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं,
जी हाँ, भूसे को किससे अलग कर देते हैं? दाने से, यानी कि उसकी जो दाने होते हैं उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। और ये चौथा चित्र जो है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हार्वेस्टर है। तो हार्वेस्टर भी जो है एक बहुत ही आधुनिक उपकरण है, आधुनिक कृषि का उपकरण है, जो फसल की कटाई, थ्रेशिंग, साफ सफाई की प्रक्रिया, इन सबको एक साथ करने की क्षमता रखता है। तो ये मशीन विशेष रूप से अनाज जैसी फसलों की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखा बेटा आप सबने, ये सभी जो है कृषि के आधुनिक उपकरण है। ओके। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, सिंचाई के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो बेटा आप मुझसे मुझे कोई ये बताइए कि सिंचाई क्या होता है। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, सिंचाई या इरिगेशन किसको कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है फसल उत्पादन में, सिंचाई या इरिगेशन। ओके। अब ये सिंचाई क्या होती है, कोई बताइए मुझे। हाँ, मैं देख रही हूँ आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सिंचाई क्या होती है बेटा? हाँ, सिंचाई क्या होती है, फसलों की सही मात्रा पर, है ना, अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, उनको जल से जन, यानी कि जो फसल हमने उगाई होती है उनको अच्छी मात्रा में क्या करना, बिल्कुल सही, अच्छी मात्रा में और सही मात्रा में पानी देना, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए, है ना, उनके परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। जैसे कि हमारे शरीर में जल का बहुत महत्व है, हमारे जितने भी कार्य होते हैं, हमारे बॉडी के जितनी भी आवश्यकताएं होती है वो जल से पूरी होती है। उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं उनको भी सिंचाई, उनको भी पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो पानी कैसे आता है पौधों के अंदर, कैसे आता है, वे जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं, है ना। तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं कि जो है सिंचाई का एक प्रॉपर डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, निश्चित अंतराल में, है ना, निश्चित अंतराल में, यानी कि सही इंटरवल पर, सही या निश्चित अंतराल में, रेगुलर इंटरवल्स में, पर खेत, है ना, जो फसल होते हैं या जो खेत होते हैं, खेत में जल देना, खेत में जल देना, इसी को हम सिंचाई कहते हैं। ओके। तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं बच्चे, बताइए, सिंचाई के क्या क्या स्रोत होते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, आप तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते आए हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कुएं होते हैं, है ना, जलकूप होते हैं, कुएं, जलकूप, तालाब, नदियां, ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है, ये सब, हाँ, स्रोत है, जल के स्रोत है या सिंचाई के स्रोत कहलाते हैं, है ना। तो ये सब जो है जल के स्रोत हुए हैं। नहरें भी होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये सब जो है, अब जो है ये पहले से ही हमें पता है, ये सब जो है जल के स्रोत है और ये सिंचाई के लिए इन सभी स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से, यानी कि इन जल स्रोतों से फसलों तक किस प्रकार से जल को पौधों तक पहुंचाया जाता था, पहले जो लोग थे वो मजदूरों का प्रयोग करते थे, जानवरों का प्रयोग करते थे, और पारंपरिक तरीकों से क्या किया, सिंचाई किया करते थे फसलों की। उसमें कैसे कैसे तरीकों से करते थे वे लोग? हाँ, घिरनी का प्रयोग करते थे, ठेकली का प्रयोग करके, पंप का प्रयोग करके, है ना, उत्तोलक यंत्र का प्रयोग करके, सब क्या करते थे, कुओं से, जलकूपों से, तालाबों से, नदियों से पानी को क्या किया करते थे, फसलों तक पहुंचाया करते थे। लेकिन बेटा अभी जो है आधुनिक काल में, जहाँ बड़े बड़े फसलें होते हैं और मजदूर हमें पता है ज्यादा नहीं होते, कम समय में बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, तो उस समय, यानी कि आजकल के जो आधुनिक समय में सिंचाई के नए नए तरीके भी आए हैं, ठीक है। तो सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं बेटा? एक तो ड्रिप तंत्र, क्या है, ड्रिप तंत्र,
आप में से कितने लोग ड्रिप तंत्र का जो मैकेनिज्म है वो जानते हैं, बताइए। जिसे हम अंग्रेजी में ड्रिप सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप सिस्टम कहते हैं। मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगी, ठीक है। अब दूसरा जो सिस्टम है इसका, वो है, ये पहला वाला ड्रिप सिस्टम हो गया, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र। ओके, छिड़काव छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र को अंग्रेजी में हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ओके। अब ये क्या क्या है इसको हम आपको अभी समझाते हैं। तो आपने देखा सिंचाई के आधुनिक जो सिस्टम्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो दो प्रकार से हमने यहाँ पर बताए हैं आपको। दो प्रकार की जो सिस्टम है वो है, एक तो है ड्रिप तंत्र जिसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं, दूसरा है छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। अब बेटा आपको दिखाते भी हैं और आप साथ साथ में इसको समझा भी देते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, आप, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन जो है वो दिखाई पड़े, है ना। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ये सबसे पहला तो जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इरिगेशन का सिस्टम है, सिंचाई का जो तंत्र है, इसको हम ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये पहला वाला पिक्चर। ओके। अब बेटा इसमें क्या होता है, देखिए आप देख सकते हो जो पौधे हैं उनके बीच में से क्या गया हुआ है, एक पाइप, लंबा सा पाइप जो है उसको डाला हुआ है ना। अब इसमें से जब पानी आता है तो क्या होता है, इस विधि में जल जो है बूंद के हर पौधे के जड़ों में गिरता है। देखो यहाँ पर पाइप्स है और इसमें जो है होते हैं, यानी कि होल्स डाले होते हैं छोटे छोटे से। तो जहां पर पौधों के जो है जड़ होते हैं वहां पर बिल्कुल बूंद बूंद करके क्या गिरती है, पानी गिरती रहती है। तो इसी को हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है बेटा, जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, इधर उधर नहीं फैलता जल। तो ठीक प्रकार से जड़ों तक जो है पानी पहुंच जाता है। इस विधि में जो है जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र में, जहां पर जल की कमी होती है, यानी कि आप बहुत अच्छी मात्रा में जहां पर जल नहीं होता है, तो ऐसे क्षेत्रों के जो किसान होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ओके। अब दूसरा सिस्टम देखिए बेटा, दूसरा सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो फव्वारे की तरह जो है पानी का छिड़काव हो रहा है ना, यानी कि सिंचाई हो रही है। इस सिस्टम को हम कहते हैं छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ओके। तो इस विधि में क्या होता है बेटा, क्या होता है, इसको फव्वारा प्रणाली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो आप, यहाँ से फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है। तो इस विधि का उपयोग जो है असमतल भूमि, जहां पर जो किसान होते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा समतल भूमि हो जहां पर वो किसी खेती करे। तो असमतल भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है और जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इसमें जो है पाइप्स लगाए होते हैं और ऊपर की तरफ जो है नोजल्स होते हैं उसके। तो वहां पर जैसे ही पाइप चालू होती है उनमें से पानी आती है और उन पाइपों से घूम घूम कर ये जो नोजल्स है उसके, इसमें से पानी को जो है हर तरफ, पौधों के हर तरफ पहुंचाया जाता है। और क्या होता है बेटा, हाँ, वर्षा की तरह, है ना, जैसे कि वर्षा होती है उस प्रकार से पौधों के हर भागों में ये पानी जो है पहुंच जाता है। तो आपने समझा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया और इन दोनों के चित्र को देखकर भी आपने इस पहचान लिया कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। देख लिया आप सबने? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया सिंचाई क्या होती है और सिंचाई का जो आधुनिक पुराने जो तरीके कैसे हुआ करते थे और आधुनिक तरीके जो है वो कैसे है ना, ये सब देख लिया ना आपने। तो आप भूलेंगे नहीं, इसको नोट करके रखेंगे, ये एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। ओके। अब बेटा हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। खाद और उर्वरक की बात करते हैं। चलिए, तब तक आप सोच के मुझे बताइए कि खाद और उर्वरक क्या होता है। खाद और उर्वरक, क्या इनमें कोई फर्क होता है? क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? बताइए आप मुझे। खाद और उर्वरक, ये है हमारा अगला टॉपिक।
जी बताइए, सोच के बताइए मुझे, ये खाद और उर्वरक क्या चीजें होती है और इनका उपयोग क्यों होता है, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए। तो बेटा आप सबको पता है, भूमि में जो है खाद को क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, मैन्योर, और उर्वरक को हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर। ओके, तो खाद और उर्वरक। अब बेटा खाद और उर्वरक हम क्यों मिलाते हैं? हमारा हमने जो है एक स्टेप देखा कि खाद और उर्वरक का को ऐड करना, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना। तो किसान जो है वो खाद और उर्वरक का प्रयोग या मेन्योर और फर्टिलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो लोग, बताइए। जी हाँ, क्या करते हैं, पौधों को सही प्रकार से पोषण देने के लिए उनको क्या करते हैं, उनको खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या पदार्थ है, खाद और उर्वरक क्या पदार्थ हैं बेटा? ये वे पदार्थ हैं जिन्हें जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर, है ना, पोषक न्यूट्रिएंट लेवल्स जो होते हैं, पोषक स्तर बनाए रखने, पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, के लिए मिलाया जाता है। ओके, तो भूमि में जो पोषक तत्व की कमी रह जाती है, जो पौधों में जो कमी रह जाती है, तो क्या किया जाता है, किसान देखते हैं कि पौधे जो है अच्छी तरह उगे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फसलों में मेन्योर और फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। तो मेन्योर और फर्टिलाइजर या फिर खाद और उर्वरक वे पदार्थ हैं जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो बेटा हम लोग अभी देखने वाले हैं कि ये जो खाद और उर्वरक है, इनमें क्या डिफरेंस है या क्या फर्क पड़ता, यानी कि उनमें क्या जो है अंतर है। ओके, ये देखने वाले हैं हम लोग अभी। तो चलिए बेटा, खाद और उर्वरक जो है ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद की। ओके, यहाँ पर हम लगा देते हैं खाद को। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, अब खाद जो है वो क्या होता है? खाद जो है एक कार्बनिक, ये देखिए, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। ओके, बहुत बढ़िया। यस, तो पौधे जो है आप सबको पता है, या फसलें जो होती है, वो मिट्टी में उपस्थित खनिज पदार्थों का प्रयोग अपनी वृद्धि के लिए करते हैं, है ना। तो यही जो है वो खाद के रूप में ये लोग क्या करते हैं, अपने जड़ों द्वारा शोषित करते हैं। ओके, अब खाद बनाने के लिए क्या किया जाता है? आपने देखा होगा, आपके घर में भी किचन गार्डन सब होते होंगे, तो आपकी मम्मी जो है क्या करती है, जो आपके किचन के जो वेस्ट होते हैं या जो आसपास के जो पड़े हुए जो पत्तियां वगैरह होती है, उन सबको जो है एक बर्तन में या फिर एक गड्ढे में डाल के उन अपशिष्टों से वे क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, है ना, देखा होगा आपने। तो खाद बनाने के लिए एक गड्ढे में पादप व जंतु अपशिष्ट को डाल दीजिए, फिर इस अपघटन के लिए खुले में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, सूक्ष्म जीव द्वारा इनका अपघटन किया जाएगा और यही खाद कहलाती है। ओके, अब बेटा क्या होता है, अब अगला जो है हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, उर्वरक की बात करते हैं। तो उर्वरक जो होते हैं, इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? वो नेचुरल पदार्थ नहीं होते, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। कैसे कैसे? जैसे कि उदाहरण आप देखिए यहाँ पर, उदाहरण के लिए जैसे यूरिया, है ना, यहाँ देखिए, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटैश, एनपीके, देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब की जो है प्लांट्स को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इन सब का प्रयोग करके उर्वरक की जो है प्रोडक्शन होता है।
अब बेटा, यस, अब देखो इनका प्रयोग जो है अच्छी उपज के लिए, बहुत अधिक मात्रा में अगर फसल हो तो फिर इनका प्रयोग जो है अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। परंतु अगर उर्वरकों का अधिक उपयोग करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। और यही नहीं, इनके अधिक उपयोग करने से जल में प्रदूषण की वृद्धि भी होती है, न केवल जल में बल्कि थल में भी जो है प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब बेटा यहां पर देखिए खाद को जो है, यहां पर देखिए ये रहा, फसलों में लगातार उत्पादन के लिए है ना, लगातार उत्पादन के लिए मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है, इसकी क्षति को किसान कैसे पूरा करते हैं? जी हाँ, तो खाद डाल के पूरा करते हैं या उर्वरक डाल के पूरा करते हैं, है ना। तो आपने देखा खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस होता है। खाद से जो है भूमि को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है, भूमि में जो है ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, उसकी जो है प्राकृतिक जो संरचना है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उर्वरक जो है पैदावार अच्छी होती है पौधों की या फसलों की, लेकिन बेटा इससे जो है भूमि की और जल की प्रदूषण होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ओके, तो ये बात दोनों समझ में आ गई आप सबको? ठीक है बच्चे, तो आप सबने आज की क्लास को अच्छी तरह समझा है। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, कुछ प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम लोग प्रश्नों की तरफ जाएंगे और आप आंसर्स मुझे देते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या दिया हुआ है प्रश्न? भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग जो है भोजन खाते हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है, उससे जो ऊर्जा होती है वो हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? पहला है पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन के संपादन में, उपरोक्त सभी। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? अगला प्रश्न है, आप जो आपको जो ऑप्शंस दिए गए ना बेटा, आप इसमें से सही तरीके से पहचानिए इस आंसर को और आंसर को अपने नोटबुक में लिखिए। लास्ट में हम बताएंगे आपको क्या इनके सही आंसर्स क्या क्या है। खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? दूसरा प्रश्न है, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या पतझड़ की ऋतु में? तीसरा प्रश्न, खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल कौन सी होती है, यानी कि उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? धान, मक्का, कपास, उपरोक्त सभी। खरीफ की फसल हमने पढ़ा है इनके एग्जाम्पल्स को, अब बताइए कौन से हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जुताई, बुआई, सिंचाई या खुदाई? जुताई, बुआई, सिंचाई या खुदाई? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगला है, फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण कौन सा है? सिंचाई, बुआई, कटाई या मिट्टी तैयार करना? छठवां प्रश्न देखिए, रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या पतझड़ की ऋतु में? जल्दी जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, हम लोग 2-3 बार इसको पढ़ चुके हैं। सातवां है, विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई, बुआई, जुताई या खुदाई? विभिन्न अंतराल में खेतों में जल देना क्या कहलाता है? आठवां प्रश्न देखिए, खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? बिजाई, कटाई, निराई, इनमें से कोई नहीं। खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अब नौवां प्रश्न देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन से सिंचाई के स्रोत नहीं है? कुआं, नल, जलकूप, समुद्र? निम्नलिखित में से कौन से सिंचाई के स्रोत नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और आंसर करिए। 10वां आखिरी प्रश्न देखिए, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? खनिज, जल, वायु, उपरोक्त सभी। तो मिट्टी के तत्व, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो बेटा आप सबने आंसर कर लिए होंगे, तो हम लोग जरा चेक करें आपके आंसर सही है या गलत है।
चलिए सभी अपने अपने आंसर्स को जरा देखिए, चेक करिए। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का हम कहाँ उपयोग करते हैं? बेटा पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन, यहाँ सभी, है ना, यहाँ सभी हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? बिल्कुल सही कहा आपने, इन सभी में जो है भोजन से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, खरीफ की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है या बोई जाती है? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा देखिए, खरीफ की फसल इनमें से कौन कौन सी है? धान, मक्का, कपास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये सभी जो है खरीफ की फसल है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सभी खरीफ की फसल है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बिल्कुल सही कहा आपने, उसको हम जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जुताई कहते हैं। पांचवा, फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण कौन सा आता है? कौन सा आता है? मिट्टी को तैयार करना, सॉइल प्रिपरेशन, है ना। उसके बाद ही तो फसल बोई जाती है, सीड को। अगला है, रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? कौन सी ऋतु में बोई जाती है? बिल्कुल सही, शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला है, विभिन्न अंतराल में खेतों में जल देना क्या कहलाता है? हाँ, सिंचाई कहलाती है। ये सिंचाई है ना, इरिगेशन। अगला आठवां देखिए, खरपतवार को हटाने का प्रक्रिया जो प्रक्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं उसको, है ना। वीड्स का रिमूवल, उसको हम निराई कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत जो है सिंचाई के नहीं है? कुआं, नल, जलकूप, ये सब सिंचाई के स्रोत है, लेकिन समुद्र जो है वो क्या नहीं है? सिंचाई का स्रोत नहीं है। 10वां आखिरी सवाल, मिट्टी में कौन से तत्व होते हैं? खनिज, जल, वायु, ये सभी जो है मिट्टी के तत्व है। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? उपरोक्त सभी। तो आई होप सभी बच्चों ने आंसर सही किए हैं। बहुत ही आसान आसान सवाल थे बेटा। अब अगली क्लास में जो आज हमने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज करके आज आइएगा, तो हम और भी बातें करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।